अभी हम एक क्राइसिस में हैं जिसको कोरोना क्राइसिस कह सकते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे लाइफ पे पड़ा है। और वो इम्पैक्ट एजुकेशन पे भी पड़ा है और उसका इम्पैक्ट कम से कम ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लगभग 6 महीनों से हमारे स्कूल बंद पड़े हैं। हम अपने स्टूडेंट्स से मिल नहीं पा रहे हैं, उनके साथ काम नहीं कर पा रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली चूंकि ये समय लंबा हो रहा है तो हम तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं उनके साथ जुड़ने की। केआरपी ग्रुप जो आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है ये मूलतः एक शिक्षक का समूह है, लेकिन इनके साथ एक और इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो बाकी के शिक्षक हैं उनकी भी मदद करना और उनकी मदद करने में ये सुनिश्चित करना कि जो काम अपेक्षित है, जो काम एक्सपेक्टेड है, वो पूरा हो सके। जब भी कभी आप ये चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी इच्छा और आपकी समझ के अनुसार कुछ चीजें कर पाएं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि एक तरफ तो उनको उस काम के लिए क्षमतावान बनाएं कि जो काम करना है उसमें अगर कोई कैपेसिटी बिल्डिंग, कोई स्किल रिक्वायर्ड है तो उसको वो सीख पाए। और दूसरी चीज जो हमें करनी पड़ती है वो ये है कि वो समझ सकें इस बात को कि व्हाई आर वी डूइंग दिस, हम कर क्यों रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो सारे एफर्ट्स जो है वो गलत दिशा में जा सकते हैं, इन रॉन्ग डायरेक्शंस। तो इसलिए एक तो इसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि क्यों हम कर रहे हैं, और दूसरा फिर जो तरीके हैं जिनकी बात अभी पल्लव कर रहे थे कि अलग अलग टूल्स और अलग अलग टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बातचीत का पहला हिस्सा जो है वो ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी और एक डायरेक्शन का सेंस कि हमें किस दिशा में आगे जाना है, इसको बनाने के लिए अभी मैं और चंदन आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे। जो मुख्य हमारे चिंता का, हमारे हमारे विचार का सेंटर है वो है अभी हमारे स्टूडेंट्स जो अभी स्कूलों में नहीं आ पा रहे हैं। नाउ इमेजिन कि लगभग 6 महीने से वो बच्चे अपने घरों के अंदर हैं, इवन पास पड़ोस में निकलना भी शायद उनके लिए मुश्किल हो रहा है इस कोरोना क्राइसिस में। ऐसे में उनके दोस्तों से उनके मिलने के जो मौके थे वो पूरी तरह से बंद हैं। परिवार के अंदर भी उनके सदस्य जो हैं, परिवार के सदस्य, उनके माता पिता, अभिभावक, वो परेशान हैं, इसलिए उनके साथ भी उनके रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी तरफ परिवारों पे उनके रोजी रोटी का संकट आया हुआ है, रोजगार का संकट आया हुआ है, बहुत सारे सेक्टर्स में नौकरियां चली गई हैं। तो ये जो आर्थिक प्रभाव पड़ा है परिवार के ऊपर, उसका असर बच्चों के जीवन पे भी पड़ रहा है। उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं जो उन्हें अच्छी लगती थी, वो अभी पूरी नहीं हो पा रही है। और जो तीसरी सबसे गंभीर बात हुई है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स, फॉर केआरपीज, कि उनके जो सीखने सिखाने का जो एक प्रोसेस था, एक सिलसिला था जो कंटिन्यू कर रहा था कुछ सालों से, चाहे वो चौथी क्लास में थे, 5वीं में थे, जिस भी क्लास में हो या 8वीं में थे, वो सिलसिला वो सडनली रुक गया है एंड दिस इज समथिंग न्यू फॉर देम। सपोज कि कोई बच्चा 7 साल से स्कूल में था और लगातार हर साल नियमित रूप से छुट्टियों के अलावा रेगुलरली स्कूल जाता था, वहाँ कुछ चीजें सीखता था, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता था, बच्चों के साथ खेलता था। अचानक से वो सब कुछ बंद हो गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की है। और अब अगर 6 महीने के बाद फिर से मान लीजिए स्कूल खुलते हैं, 6 महीने के बाद खुले या 8 महीने के बाद खुले, अभी वी कैन नॉट से दिस। तो ये जो इतना 6 महीने का या 7 महीने का गैप आएगा, इसके बाद उसके लिए चीजें मुश्किल होने वाली हैं। और अगर उसके लिए चीजें मुश्किल होंगी तो टीचर्स के लिए भी मुश्किल होंगी, क्योंकि टीचर्स की ही मूल रूप से प्राइमरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों का सीखना सिखाना कंटिन्यू हो पाए। तो कुल मिला के बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। एक तरफ उनके जो रिलेशनशिप्स थे, चाहे वो अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, अपने परिवार के सदस्यों से, वो पूरी तरह से बदल गए हैं। उनके जीवन की जो छोटी छोटी इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। एंड साइमल्टेनियसली उनका सीखना सिखाना, जो कि उनके लिए दुनिया में जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो दुनिया के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं जानते और वो शिक्षा के माध्यम से ही दुनिया को जानते समझते हैं और उसको बेहतर ढंग से उसके साथ डील करने की
एबिलिटी डेवलप करते हैं। ऐसे में वो बच्चा जो है वो इस मानसिक दशा में है कि उसको पता नहीं है कि क्या होगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, अचानक से मेरे रिश्ते बदल गए, छोटी सी चीज जो मुझे खिलौना चाहिए वो नहीं मिल रही है, जो मैं स्कूल जाता था वो बंद हो गया, पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे, मेरी पिछली परीक्षा का क्या होगा, मैं अब जाऊंगा तो अगली क्लास में जाऊंगा या उसी क्लास में जाऊंगा, ये सारे सवाल हैं। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी न किसी तरह से बच्चों के साथ जुड़े, और अगर हम नहीं जुड़ पाए तो बच्चों का तो गंभीर नुकसान हो ही रहा है, होगा ही, हमारा भी नुकसान होगा। सर मैं वही इस स्थिति की गंभीरता पे अगर बात कर रहे हैं तो मेरे को अपना बचपन का वो समर ब्रेक याद आता है, जिसमें हम करीब 2 महीने के लिए एक छुट्टी में मजे करते थे, असाइनमेंट मिलते थे, नानी के घर जाते थे। लेकिन अब वो गैप थोड़ा बड़ा बड़ा हो रहा है। तो अगर मैं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य पे बात करूं सर, तो ये गंभीरता कितनी विकट है, यानी कितनी सीरियस है। तो जब स्कूल खुलेंगे, कितने समय के बाद खुलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन आगे शिक्षा के कंटेक्स्ट में अगर राजेश जी मैं आपसे सवाल करूं तो ये कितना मुश्किल होगा इस स्थिति से निपटना, और आगे जब विद्यालय खुलेंगे इस पे थोड़ा आप बता सकते हैं केआरपीस को। हाँ चंदन, ये काफी जेन्युइन एक्सपीरियंस है आपका कि भाई जी स्कूल तो गर्मी की छुट्टियों में 1.5 से 2 महीने तक के लिए बंद होते रहे हैं। तो ये तो बड़ी सामान्य सी चीज है, इस बार 2 महीने की जगह थोड़े ज्यादा बंद हो गए। लेकिन काफी अंतर है इन दोनों में, अगर इन दोनों को हम देखें, और ये जो अभी स्लाइड आपके सामने है इसको अगर ध्यान से देखें, ये 2015 की एक स्टडी है, एकेडमिक प्रोग्रेस का मेजरमेंट किया गया है इसमें, छात्रों की जो अकादमिक डेवलपमेंट होती है, एकेडमिक डेवलपमेंट, उसको नापने की कोशिश की गई है। तो आप ध्यान से देखिए कि तीसरी में जो बच्चे हैं, क्लास 3 के स्टूडेंट्स जो हैं, वो पूरे साल जब पढ़ते हैं तो 16 पॉइंट्स गेन करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम, हालांकि ये सही नहीं होगा लेकिन समझने के लिए कहें तो 16 नई चीजें सीखते हैं। और जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, समर ब्रेक, वो 1.5 महीने की छुट्टियों में वो 4 चीजें उसमें से भूल जाते हैं। अब 16 और 4 का अगर मैथमेटिकल रिलेशन देखें तो 25% का है, यानी 100 में से 25 चीजें वो भूल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर थोड़ा इसको आप दूसरे तरफ वाले ग्राफ पे देखें, जहां 7वीं क्लास के स्टूडेंट, क्लास 7 के स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे एक साल में 7 पॉइंट गेन करते हैं, और गर्मी की छुट्टियां जो हैं 1.5 महीने की, उसमें 4 पॉइंट लूज करते हैं। नाउ मैथमेटिकल रिलेशन हियर इज मोर देन 50%, यानी जी 50% बच्चे जो कुछ सीख चुके होते हैं एक साल में, वो आपकी समर ब्रेक में भूल जाते हैं। अब आप तुलना करके देखिए कि अगर 2 महीने या 1.5 महीने में वो 50% भूल जाते हैं, तो 6 महीने में कितने परसेंट भूले होंगे? अगर सिर्फ मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करें तो ये तो माइनस में चला जाएगा मामला। सर, जुलाई में जब स्कूल जाते थे तो इतना नहीं सोचते थे कि मैं कितना भूला हूँ, लेकिन आज रियलाइज हो रहा है कि +7 से -4 तो कुछ ज्यादा ही नुकसान हो गया। तो आप सोच के देखें चंदन कि ये आंकड़ा जो कि सामान्य परिस्थितियों का है, सिर्फ 1.5 महीने का। जी इन परिस्थितियों में एक और चीज होती है जो ध्यान देने की है कि शिक्षकों को और स्टूडेंट्स को दोनों को ये पता होता है कि ये समर ब्रेक आ रही हैं, अभी स्कूल बंद होने वाले हैं 1.5 महीने के लिए। तो हमारे सारे केआरपीज इस चीज को समझते होंगे, जानते होंगे और करते भी होंगे कि छुट्टियों से पहले स्टूडेंट्स के लिए खूब सारे आइडियाज ढूंढ ढूंढ के प्रोजेक्ट्स के लिए या समर ब्रेक के काम के लिए स्टूडेंट्स को देते हैं, जिनमें बच्चे घरों पे भी कुछ काम करते हैं, और उनका घरों से बाहर निकलना बंद नहीं होता, दोस्तों के साथ खेलना बंद नहीं होता, और उस पूरी प्रक्रिया में भी उनका उनका लर्निंग वाला जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करता है। अभी तो ये सारी चीजें बंद हैं, और नाइदर टीचर्स नॉर स्टूडेंट्स, किसी को ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सडनली एक दिन हुआ कि स्कूल बंद हो गए, तो इसके लिए कोई हमारी तैयारी नहीं थी, कोई प्रोजेक्ट्स, कोई असाइनमेंट्स हमने सोचे नहीं थे, और अगर सोचे भी होते तो ऐसे में स्टूडेंट्स कर नहीं पाते, क्योंकि उनको तो घर से निकलना ही संभव नहीं है उनके लिए, अभी तो गली में भी नहीं जा सकते। तो ये दूसरी गंभीरता है इसकी तुलनात्मक रूप से। और जो तीसरी चीज जो मैं जिस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा केआरपी बंधुओं का, जो इसके बॉटम पे लिखा हुआ है कि ये आंकड़े अभी मिक्स्ड हैं। अगर इन आंकड़ों को आप सिर्फ
सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन के टर्म में देखें, वो स्टूडेंट्स जो उस क्लास से आते हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से थोड़े वंचित हैं, तो ये भूलने का सिलसिला और ज्यादा हो जाता है, गंभीरता इसकी बढ़ जाती है। और उसका कारण हम आसानी से अनुमान कर सकते हैं कि वो उन परिवारों में न तो कोई बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, न पढ़ने लिखने की कोई सुविधा और माहौल होता है, न कोई टेक्नोलॉजी और इस तरह की बहुत विकसित चीजें होती हैं, न कोई लाइब्रेरी जैसी चीज होती है उनके आसपास। जबकि अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोगों के पास ये सारी सुविधाएं होती हैं, तो उनके बच्चों का छुट्टी में फिर भी कुछ सीखना सिखाना हो जाता है, जो कि अभी भी शायद चल रहा है। लेकिन हमारे स्कूल में चूंकि अधिकतर बच्चे इसी वर्ग से आते हैं पब्लिक स्कूल्स में, तो उनका नुकसान और ज्यादा हो रहा है। तो मुझे तो कभी कभी ये डर लगता है चंदन कि अगर ये स्थिति ऐसी बनी रही और ये प्रयास जो हम कर रहे हैं ये अगर हम नहीं करते, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, हालांकि अभी सारे राज्यों में सभी शिक्षक, सारे शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों से जुड़ने की, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा और बच्चे सीखने सिखाने की प्रक्रिया से एकदम पूरी तरह से कटे रह गए, तो जब वो लौट के स्कूलों में आएंगे तो ये शिक्षकों के लिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। आपने सही कहा सर कि जो सोशियो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो तबके से बच्चे आते हैं वो अपने सरकारी स्कूलों से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। तो इसमें इस सब बात के बीच में सर एक तो लर्निंग गैप आपने जो बात उठाई कि वो बढ़ जाएगा दो वर्गों के बीच में, ये चिंता का विषय है। लेकिन इससे निपटा कैसे जाए सर? आप, हम, शिक्षा तंत्र और हम सब मिलकर इससे, इस स्थिति से कैसे निपटे, ये हमारे केआरपी जरूर जानना चाहेंगे। हम जिन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, आई बिलीव कि वो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। उन चीजों को थोड़ा व्यवस्थित तौर पे अगर समझें, शायद उसमें एक दो बातें कुछ ऐसी हों जो नई हो उनके लिए, बाकी कोई नई बात नहीं होगी। तो इसको समझने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, कि परिस्थिति क्या है, इस परिस्थिति की गंभीरता को ठीक से समझें और स्वीकार करें। इससे आंख मूंदने से, इससे भागने से कोई हल नहीं होने वाला। ये कहने से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, थोड़े दिन बच्चे घर पे ही रहेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़े दिन स्कूल बंद ही रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कह के अगर हम इस परिस्थिति की गंभीरता को कम करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला। तो एक तो हम इसको स्वीकार करें कि परिस्थिति थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी सी मुश्किल है, और ऐसी मुश्किल परिस्थिति में जिसके लिए न तो स्टूडेंट्स तैयार थे, न टीचर्स की कोई तैयारी थी, न एजुकेशन सिस्टम की कोई तैयारी थी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। पहले से हमें नहीं पता था कि ये कोरोना नाम का संकट आने वाला है और किस रूप में आने वाला है, किस तरह से प्रभावित करने वाला है। ये तो एक नई सी चीज है पूरी दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है कि इससे हम कैसे इसको टैकल करें, कैसे इसमें अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने जीवन को बचाएं, आगे बढ़ाएं। तो एक तो हम इसको अप्रिशिएट करें कि ये एकदम नया संकट है जिसके लिए हम में से कोई तैयार नहीं था, और अगर हम तैयार नहीं थे तो फिर कुछ चीजें करने में हमें मुश्किल आएगी, कुछ चीजें करने में हमसे गलतियां होंगी, परेशानियां होंगी, उसको हम समझें और स्वीकार करें। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे आपके ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ने में बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, तो आपको सब सेंसिटिव होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बच्चों की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए। वैसे ही टीचर्स को भी परेशानी हो रही है। अब आप कह रहे हैं जूम पे जुड़ जाओ, आप कह रहे हैं गूगल मीट पे जुड़ जाओ, हमने कभी इसकी ट्रेनिंग नहीं ली थी, हम सीख रहे हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें गलतियां होंगी। तो एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। इस चीज को एक्सेप्ट करें हम कि ये मुश्किल है और इस मुश्किल में हमें परेशानी आएगी, लेकिन उस परेशानी से हम सबको मिल के लड़ना है। दूसरा जो सवाल है कि अच्छा लड़े तो कैसे, क्या करें? ये कोई सामने दिखाई देने वाला तो सब एनिमी है नहीं जिससे हम किसी हथियार से लड़ लें। तो द बेस्ट वेपन अगेंस्ट दिस जो हमारे पास अभी उपलब्ध है वो है टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी के अलग अलग रूप में, चाहे वो एक सिंपल मोबाइल का उपयोग हो, चाहे वो किसी वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग हो,
चाहे पीपीटी बनाना हो, चाहे वीडियोस बनाने हो, जो भी तरीके हो टेक्नोलॉजी से जो भी हम कर सकते हैं, उसकी मदद से हम स्टूडेंट्स तक पहुंचे और उनसे कनेक्ट करें। जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है इस बैटल में, वो टेक्नोलॉजी है। और अगर मैं उसी मेटाफर को आगे बढ़ाऊं तो इस टेक्नोलॉजी की बंदूक में डिजिटल कंटेंट का बारूद चाहिए होता है। आई मीन आपके पास खूब सारा डिजिटल कंटेंट होना चाहिए और उसके डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं। टीचर्स कुछ से परिचित हैं, कुछ से शायद आने वाले अगले 3 दिनों में और वो परिचित हो जाएंगे। तो उसको हम इकट्ठा करें, उसका उपयोग करें। क्योंकि अभी हम कॉपी का, ब्लैक बोर्ड का उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरह से क्लासरूम में कर पा रहे थे, तो हमें दूसरे हथियार चाहिए। हमारे पास पहले दूसरे वेपन्स थे जिनका हम इस्तेमाल कर रहे थे, अभी हमें दूसरे टूल्स तलाशने होंगे। और चूंकि हम डिजिटल मोड में स्टूडेंट्स से जुड़ेंगे, स्टूडेंट्स अपने घर में होंगे, हम अपने घर में होंगे, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं होगी, हम आमने सामने नहीं होंगे, तो हमें ये सीखने सिखाने की, स्कूल की और पेडागोजी की एक फिर से नई कल्पना करनी पड़ेगी। ये वैसे ही नहीं हो सकता कि शिक्षक ने आधे घंटे लगातार कुछ बता दिया, स्टूडेंट्स ने समझ लिया एंड टीचर से चलो अब सब लोग लिख के दिखाओ। ऐसा हम शायद अभी नहीं कर पाएंगे। हमें नए नए तौर तरीके ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत कुछ मदद भी करती है, लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। हमें उसको समझना पड़ेगा कि उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हम किस तरह की पेडागोजी प्लान करें, किस तरह की क्लासरूम टीचिंग प्लान करें, जो हम शिक्षकों, छात्रों तक पहुंच सकें और इफेक्टिवली उनका सीखना सिखाना आगे बढ़ सके। अगर इस सब को करना है हमें, तो सबको मिलके करना पड़ेगा। ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ टीचर्स को इसमें काम करना पड़ेगा और टीचर्स करेंगे तो हो जाएगा, शायद नहीं हो पाएगा। सबसे जो जरूरी चीज होगी, हर राज्य के स्तर पे शिक्षा विभाग को सामने आना पड़ेगा और इस संदर्भ में त्रिपुरा एजुकेशन डिपार्टमेंट को लीड करना पड़ेगा। और उदाहरण हमारे सामने दिख रहा है, इसके पहले भी त्रिपुरा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कई सारे एफर्ट्स किए हैं। और ये आज की हमारी जो इंटरैक्शन है केआरपीस के समूह के साथ, ये कोई रेगुलर फिनोमेना नहीं है कि हर महीने होने वाली कोई ट्रेनिंग है। एक विशेष व्यवस्था है जो त्रिपुरा के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, एससीईआरटी ने हमारे साथ मिलके और हमने इसकी योजना बनाई और हम आप सब लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के खूब सारे प्रयास करने पड़ेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि अपने टीचर्स को, अपने केआरपीस को, अपने अलग अलग एम्प्लॉइज को ये कैपेसिटेट करें, उनको वो स्किल अक्वायर करने में मदद करें। दूसरी तरफ जो संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उदाहरण के लिए जिस संस्था में मैं या आप काम करते हैं, एड इंडिया, उन संस्थाओं का मैंडेट यही है कि वो सरकारी शिक्षा तंत्र के साथ जुड़ के और सीखने सिखाने को बेहतर बना सके। इस दौर के लिए उन्होंने लंबी तैयारी की है, तो उन्हें भी आगे आना चाहिए और सरकार के साथ जुड़ के उनकी मदद करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स बिना शिक्षकों और बिना केआरपीस की भूमिका के तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उनको भी मिलके, लेकिन इन तीनों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। किसी एक के बस का ये नहीं है कि मैं अकेला कर लूंगा या सिर्फ उसी को करना है। जी, आप सही कह रहे हैं सर, इंटीग्रेटेड अप्रोच रिक्वायर्ड है। सर एक चीज मैं, जैसे मेरे लिए भी एक आंकड़ा अभी आया था कि 7+7 से -4, वो मेरे को भी हैरान किया था क्योंकि मैं उसको अपनी छुट्टियों से रिलेट कर रहा था। हमारे केआरपी हैं डॉक्टर अपर्णा गांगुली जी, उनको भी एक आंकड़ा वापस समझने में अगर आप मदद करेंगे, मैं अगर स्लाइड पीछे चला जाऊं, मैथ्स में जो 3rd to 5th ग्रेड में जो -5 आ रहा है, वो आप अगर अपर्णा मैम को अगर वापस बता पाए उनकी क्लैरिटी के लिए। हाँ, अपर्णा मैम, इसको अगर आप थोड़ा सा जूम इन कर लें और पहली वाली ग्राफ को देखें, तो 3rd क्लास में दैट इज बिटवीन एफ एंड एस, पहला एफ और पहला एस जो आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे मोबाइल की, वो इस एक साल में, दिस इज 1 एकेडमिक ईयर, इसमें 16 पॉइंट का गेन है स्टूडेंट्स का। और जब समर में स्कूल बंद हुए और फॉल में फिर खुले, ये फॉल टर्म अमेरिका में यूज होता है, यानी छुट्टियों के बाद खुले, तो 4 पॉइंट का नुकसान था उनको। कहने का मतलब कि अगर 16
चीजें उन्होंने सीखी थी तो उसमें से 4 चीजें भूल गए, और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि अब जो है उनका 25% का लॉस हो गया ना। वो अगले साल जब वो 4th ग्रेड में गए तो उन्होंने 14 चीजें सीखी, 14 मोर थिंग्स। लेकिन अगले साल फिर जब गर्मी की छुट्टियां हुई तो उस 14 में से 5 वो भूल गए। सो अगेन द रिलेशनशिप इज समवेयर क्लोज टू 30% लॉस। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये मैंने एक चीज और कही थी कि ये जूनियर क्लासेस में ये कम दिखाई देता है। जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, आप सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में ये आंकड़ा देखेंगे तो ये और ज्यादा आपको ये परसेंटेज हाई दिखाई देगा। उदाहरण के लिए आप 7th ग्रेड में देख सकते हैं कि ये लॉस जो है लगभग 50% है। और जो तीसरा इसका डायमेंशन था कि ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक जो क्लास है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, जिससे अधिकतर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं, उनके लिए ये लॉस और सीरियस होता है। आई बिलीव कि अपर्णा मैम, आप का जो सवाल था उसका मैं जवाब दे पाया। थैंक यू राजेश जी, वापस क्लैरिटी करने के लिए। बात वापस वही करते हैं राजेश जी की एक इंटीग्रेटेड एफर्ट चाहिए, लेकिन सबकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी, मेरी, सिस्टम की, एड इंडिया की, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन सर अगर कुछ एक भी अगर पिलर कमजोर पड़ा तो किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इस पे भी थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। अव्वल तो चंदन, मैं इस संभावना पे बात ही नहीं करना चाहता कि कोई एक पिलर कमजोर पड़ेगा। मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर ये ऐसा हुआ तो इसके परिणाम थोड़ा मुझे डरा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है हमारे KRP बंधु भी हमसे सहमत हो, हमारी जैसी राय रखते हो। जैसे एक समस्या जिससे लगातार हम जूझते रहे हैं पिछले लगभग 2 दशकों से, और बहुत हद तक हमने सफलता पाई है, वो है ड्रॉप आउट की समस्या हमारे स्कूलों में, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में। आज से 20 साल पहले आप अगर आंकड़ा उठा के देखें तो ये 30% के करीब था। आज हम इसको काफी कम कर पाए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हमने इसको रोक दिया हो। अभी भी अगर आप देखें तो प्राइमरी से अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी पहुंचने वाले बच्चों की संख्या लगातार कम होती चली जाती है। तो वो ड्रॉप आउट को ही दिखाता है। अगर ड्रॉप आउट नहीं होता तो हमारे प्राइमरी क्लास के 50 बच्चे सीनियर सेकेंडरी में भी 50 ही दिखाई देते, वहां 15 नहीं हो जाते। तो ये समस्या पहले से है। अगर हम अभी बच्चों के साथ नहीं जुड़ पाए और उनका लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो जब वो स्कूल आएंगे तो उनको सीखने सिखाने में मुश्किल आएगी। और जब वो ठीक से नई चीजें नहीं सीख पाएंगे तो उनके ड्रॉप आउट के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर लर्निंग में उनको डिफिकल्टी होती है तो वो स्कूल से ड्रॉप आउट करते हैं। ये बड़ा रिनाउंड फैक्टर है जिसको हमारे टीचर्स जानते हैं। वो बच्चे जो स्ट्रगल करने लगते हैं, जो चीजें सीख नहीं पाते हैं, उनको ये दिक्कत आने लगती है। दूसरी जो चीज होगी, जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले दूसरे संदर्भ में कर रहे थे, कि एक ऐसा वर्ग है जिसके पास ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं। उन तक उनके स्कूल वीडियो प्लेटफॉर्म्स की मदद से रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं और वो टीचर्स के साथ 4 घंटे 5 घंटे हर रोज उनका सीखना सिखाना चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे स्कूल्स भी बहुत सक्षम नहीं है अब भी उस काम में, कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस कोशिश में सफल नहीं हो पाते हैं तो ये जो एक गैप है इन द सोसाइटी, कि एक सेक्शन होगा जिसकी लर्निंग आगे चलती चली जाएगी और एक सेक्शन होगा जिसकी लर्निंग रुक जाएगी। तो ये लर्निंग अगर रुकती है तो आप जानते हैं कि हमारी जो रोजगार के अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो भी रुक जाता है। अगर मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो मेरे रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज है मेरी, वो लिमिटेड हो जाएंगी। और जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होंगी तो मेरी इनकम भी लिमिटेड होगी, और उसका असर मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे पड़ेगा। अब ये समाज में एक तरफ एक वर्ग होगा जिसका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा और दूसरा वर्ग जो होगा वो बहुत लो होगा। और मुझे लगता है त्रिपुरा के लोग इस मामले में कम से कम हमसे बेहतर एजुकेटेड हैं, इस संकट को खूब अच्छे से समझ सकते हैं कि ये समाज के लिए कतई अच्छा नहीं होता है। जो तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी कारण से हम इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए तो ये पूरे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम पे एक क्वेश्चन मार्क लगा कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो था इस पीरियड में
अपने आप को ऑर्गेनाइज करके और चीजों को आगे नहीं बढ़ा पाया। तो फॉर ऑल दीज रीजंस मुझे लगता है कि हम सबको मिलके ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वी मस्ट सक्सीड। हम फेल नहीं कर सकते, हमारे पास ये ऑप्शन है ही नहीं। एंड वी नीड टू मोटिवेट सर, यानी हम सबको मोटिवेट, हमारी जो स्पिरिट्स है वो हाई रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये डिस्पैरिटी आती है तो हम में से कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह की कोई स्थितियां पैदा हों। तो सर मोटिवेशन का एक सोर्स और जरिया वो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कैसी स्थितियां हैं, तो एक मोटिवेशन जरूर जरूरी है। तो आप उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें। मोटिवेशन काफी इम्पोर्टेंट हो गया है और आजकल शिक्षा में तो काफी मोटिवेशन की हम बात करते हैं। देखिए, मैं जिस तरह से समझता हूँ कि हमारे विचार जो हैं वो कई बार उलझ से जाते हैं बाहरी परिस्थितियों को के अनुसार, और ये स्वाभाविक है। मैं जहाँ रहता हूँ, जिस समाज में, परिवार में जो परिस्थितियां होती हैं, उसका असर मेरी सोच पे, मेरी भावनाओं पे पड़ता है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। तो अगर ये कोरोना का संकट पूरी दुनिया में है, पूरे देश, पूरे राज्य में है, सिर्फ स्कूलों में नहीं है, ये बाजार में भी है, ये दफ्तरों में भी है, ये हमारे घरों में भी है, तो ये है हमारे आसपास जो कुछ है उसका असर हमारे विचारों पे तो पड़ रहा है। हमारी सोच भी शायद थोड़ी प्रभावित हो रही है कि तो बड़ी मुश्किल है, इसमें तो पता नहीं कि जिंदा बचेंगे, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन ये जो जो हमारे विचार और जो बाहर की चीजें हैं उसके बीच का रिश्ता एक तरफा नहीं होता। कई बार हम अपने विचारों से बाहर की चीजों को भी प्रभावित करते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी पॉजिटिव थिंकिंग से उन परिस्थितियों की एक नई व्याख्या कर देते हैं। और इसी संदर्भ में अगर बात करें तो हर बार जब इस तरह का संकट दुनिया पे आया है, एपिडेमिक्स के रूप में, महामारी के रूप में, चाहे वो प्लेग का रहा हो, चाहे वो कोई और महामारी रही हो, तो आप देखेंगे कि हर बार ह्यूमैनिटी ने, हर बार दुनिया ने कुछ नई चीजें ढूंढी हैं, कुछ नए तौर तरीके अपना लिए हैं। तो वो पॉजिटिव थिंकिंग का असर होता है कि अगर हम चीजों के बारे में एक दूसरे एंगल से देखना शुरू करें कि अच्छा ठीक है, स्कूल बंद हो गए, अभी हम बच्चों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों से कैसे मिल सकते हैं, ये सवाल आज से 6 महीने पहले मेरे मन में आता ही नहीं। तो शायद इस अपॉर्चुनिटी को मैं कैश करूं, कैप्चर करूं कि अच्छा ये सवाल है, चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं, और इसका जवाब फिर हमें अलग अलग मिलेगा। देखिए, विपरीत परिस्थितियों में चंदन कभी भी, और ये तो एक अलग सी परिस्थिति है, सामान्य जीवन में भी हमारे विपरीत परिस्थितियां आती रहती हैं, मुश्किलें होती रहती हैं, हम सबके जीवन में होता है। तो हमारे सामने 3 रास्ते होते हैं जो आपको स्लाइड पे दिख रहे होंगे, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज, इसको 3F कहते हैं। तो या तो हम लड़ें और लड़के उससे पार पाएं, दूसरा या तो हम भाग जाएं, और या फिर हम जहां जिस हाल में है उसी हाल में फ्रीज कर जाएं, कुछ नहीं कर सकते जी। तो ये देखिए, आप अगर तीसरे की बात करें तो आप जहां हैं अगर वहीं फ्रीज हो जाएंगे तो कोरोना आपको फ्रीज कर देगा, इसलिए आपको कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। भागेंगे, देखिए अगर कोई लोकल परेशानी है कि त्रिपुरा में परेशानी है तो भाग के आप मेरे पास जयपुर आ सकते हैं, लेकिन अगर ये पूरी दुनिया में परेशानी है तो आप कहाँ जाएंगे? दुनिया के बाहर वाली दुनिया तक तो हमारी अभी पहुंच है नहीं, तो भागना भी संभव नहीं है, फ्रीज होना भी संभव नहीं है, तो लड़ना ही हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है, जो मैंने पहले कहा कि हमें लड़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, लड़ने के लिए हमें कुछ चीजों को फिर से रीइमेजिन करना पड़ेगा, जो मैं बात पहले कह रहा था, और हो सकता है उस प्रोसेस में हमें कुछ नई चीजें सीखनी पड़े। उदाहरण के लिए हमें टेक्नोलॉजी की 2-4 नई चीजें जो हम पहले इस्तेमाल नहीं करते थे वो अभी सीखनी पड़े। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं 2 चीजें आपसे शेयर करूंगा चंदन। एक सिंपल सी लेडी थी, योगा इंस्ट्रक्टर, अभी भी हैं, सॉरी थी वर्ड यूज किया मैंने, वो बॉम्बे में है, और उनका योगा का स्कूल चलता था जिसमें कुछ लोग आते थे, उनको वो योग सिखाती थी, और उसी माध्यम से जो कुछ उनकी इनकम होती थी उससे उनका पूरा परिवार चलता था, उनके बच्चे थे, सब उसी पे डिपेंडेंट थे। अचानक इस कोरोना की वजह से जैसे हमारे स्कूल बंद हुए, उनका योग स्कूल भी बंद हो गया, लोगों ने आना बंद कर दिया, तो उनकी इनकम बंद हो गई, और इनकम बंद होते ही उनके परिवार पर संकट आ गया। जब हमारे ऊपर संकट आता है तो हम मित्रों की ओर हाथ बढ़ाते हैं। उन्होंने भी अपने फ्रेंड्स सर्कल में ये बात कम्युनिकेट की कि भाई मैं परेशानी में हूँ, मेरी मदद करो, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो उनके फ्रेंड्स ने उनकी मदद की साइमल्टेनियसली,
उनके दोस्तों ने उनको ये भी सलाह दी कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर योगा स्कूल ऑनलाइन। नाउ दिस लेडी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कोई भी ऑनलाइन टूल या प्लेटफॉर्म इसके पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। दोस्तों की मदद से इन चीजों को उन्होंने सीखा विद इन 2 वीक्स, 15 दिन में, एंड शी ओपन हर स्कूल, और अभी उनका स्कूल ऑनलाइन चल रहा है और उनका जो संकट था वो दूर हो गया। एक ये छोटा सा इंडिविजुअल एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल जो त्रिपुरा के पड़ोस का है, आसाम का, शायद हमारे बहुत सारे केआरपीज इसको जानते होंगे, उनको पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा, नहीं होगा तो कम से कम सुना तो जरूर होगा, कि जो ब्रह्मपुत्रा वैली का छार वाला इलाका है, जो लगभग साल के 4 महीने हर साल डूब जाता है बाढ़ आने पे, तो वहां जो गांव है और जो उस गांव के बच्चे हैं, वो सारा कुछ चूंकि डूब जाता है, वो वहां से कहीं ऊंची जगह, किसी दूसरी जगह, सड़क के किनारे या किसी छोटी सी हिलॉक के ऊपर जाके अपनी झोपड़ी बनाते हैं, किसी तरह से रहते हैं। और ये लगभग 3 से 4 महीने हर साल होता है। इस समय उनके स्कूल बंद हो जाते थे, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती थी, और जब वो लौट के आते थे, बाढ़ जब खत्म हो जाती थी, लौट के जब अपने गांव आते थे, तो गांव में कुछ भी नहीं होता था, समतल जमीन होती थी, प्लेन लैंड। उनके घर, उनके स्कूल, सब कुछ जमीन पे होते थे। तो घर के नाम पे तो वो कुछ झोपड़ी बना लेते थे जल्दी जल्दी, चूंकि रहना होता है। लेकिन स्कूल सरकारी बिल्डिंग है, उनके लिए असेसमेंट होता था, टेंडर आता था, वो कंस्ट्रक्शन शुरू होता था, इसमें 6 महीने लग जाते थे। जब तक स्कूल कुछ बनने को होता था, तब तक इस सारे काल में उनकी क्लासेस पेड़ के नीचे लगती थी कि स्कूल बन रहा है, और जब तक स्कूल बन के तैयार होने को होता था, दोबारा बाढ़ आ जाती थी। तो वर्चुअली स्टूडेंट्स 6 महीने 8 महीने पेड़ के नीचे पढ़ते थे और बाकी टाइम उनका स्कूल बंद रहता था। तो हमेशा स्कूल बनता ही रहता था। ऐसे में कुछ एनजीओ जो वहां आसपास काम कर रहे थे, उन्होंने एक छोटा सा सिंपल आइडिया, आसाम में हर गांव में 2-4 बोट का होना बड़ी सामान्य बात है, खास करके वो जो ब्रह्मपुत्रा के छार वाले इलाके में लोग रहते हैं। हर परिवार, कई ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास अपनी निजी बोट्स हैं। तो एक बोट की व्यवस्था की उन्होंने और उस बोट में स्कूल चलाना शुरू किया। और जैसे ही बाढ़ आई तो वो बोट जो है वो गांव के लोगों के साथ साथ चलती हुई वहां पहुंच गई जहां गांव के लोग जाके ऊंची जगह पे रुके हुए थे, और बोट किनारे लग गई और बोट में स्कूल चलता रहा। जब बाढ़ खत्म हो गई तो लोगों के साथ साथ बोट फिर वापस गांव आ गई। तो इन अ वे एक मोबाइल स्कूल हो गया। ना ये जो एक संकट था आसाम का, परमानेंट संकट, उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। और अभी बोर्ड स्कूल्स जो हैं वो आसाम के एजुकेशन सिस्टम में इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुके हैं। अरे वाह। तो आई मीन दिस इज द थिंग कि ये जो संकट है, ये नई राह खोजने में, नए डायरेक्शंस ढूंढने में हमारी मदद भी करती है, परेशानी तो होती है। जरूर सर, ये बोट वाले एग्जाम्पल ने फाइटिंग स्पिरिट का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया। सर लेकिन हम सेंसिटिव भी होंगे, होना चाहिए, टेक्नोलॉजी की भी मदद होगी, लेनी चाहिए, लेकिन क्या इसका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, शॉर्ट टर्म रिलेवेंस तो दिखता है कि अभी मैं कर लूंगा, लेकिन जब 5-6 महीने बाद लेट्स से कि बच्चे वापस आ रहे हैं, या फिर और अगर मैं भविष्य में जाऊं साल 2 साल में, क्या इसका लॉन्ग टर्म रिलेवेंस भी रहेगा इन सब चीजों का जो आप बता रहे हैं? हाँ, ये एक सवाल कई बार शिक्षकों से मुझे भी, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे पे शिक्षकों से अलग अलग जगह जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सवाल टीचर्स के मन में नेचुरल है और वो आता है। और आई बिलीव कि जब हमारे केआरपीज भी टीचर्स से इंटरेक्ट करते होंगे और ये कहते होंगे कि आप ये टेक्नोलॉजी का ये टूल सीख लो, ये वाला काम सीख लो, तो टीचर्स ये भले ही पूछते ना हो, लेकिन उनके मन में तो ये जरूर होता होगा कि हाँ ये ठीक है, महीने भर तो स्कूल बंद है तो अभी इसकी जरूरत है, वंस स्कूल्स रीओपन तो दिस विल बिकम यूजलेस, इसका क्या करेंगे, फिर तो वही क्लासरूम होगा, वैसे ही स्टूडेंट्स होंगे। आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है। एंड पर्टिकुलरली चूंकि अब ये जो पॉलिसी है, पहले तो ड्राफ्ट थी, अभी ये फाइनल पॉलिसी हमारे सामने आ गई है और शायद हमारे कई केआरपीज इसको देख भी चुके होंगे। तो इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि हमारे स्कूल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आने वाले दिनों में। और उसके पीछे जो सोच है वो ये है कि जो अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि गैप क्रिएट हो रहा है सोसाइटी, जो कि अच्छा नहीं है। आई मीन द गवर्नमेंट जो है वो भी सेंसिटिव है इस चीज को लेके, और ये परेशानी लंबे समय से महसूस की जा रही है। आई मीन पिछली पॉलिसी में भी टेक्नोलॉजी की बात थी, लेकिन उतनी जोर शोर से नहीं थी जितनी अब है।
अब तो इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके लिए विशेष इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने की, संस्थाएं क्रिएट करने की बात हो रही है जो टेक्नोलॉजी पे ही विशेष रूप से काम करें। तो इसके पीछे जो सोच है कि बहुत सारे स्कूल हैं जिनके पास इतने संसाधन हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि वो हर तरह की चीजें कर ले रहे हैं, और वहाँ जो बच्चे हैं वो भी इतने अच्छे परिवार से आते हैं, समृद्ध परिवार से आते हैं कि दे कैन अफोर्ड एनीथिंग, तो वो बायजू पे भी पढ़ लेते हैं। जबकि हमारे पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में भी बहुत ज्यादा संसाधन उपलब्ध हम नहीं करा पाए हैं। काफी इंप्रूवमेंट हमने किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हमें लगता है कि हमें करना चाहिए, लेकिन अभी तक हम वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स वो कुछ चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते जो बाकी के बच्चे कर ले रहे हैं। तो ऐसे में ये संभव नहीं है कि हर स्कूल के लेवल पे गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी रिसोर्सेज, क्वालिटी वीडियोस, क्वालिटी कंटेंट डेवलप किया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए हमें एक अलग से टीम की जरूरत पड़ेगी, और हर स्कूल के लिए एक टीम बना पाना फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है अभी। तो ऐसे में गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को इस इक्वलाइजर के रूप में देख रही है कि अगर हम टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ चीजें सेंट्रली क्रिएट हों और वो लोकली अवेलेबल हो किसी भी ज्योग्राफी में। उदाहरण के लिए, जिसकी बात हम आगे विस्तार से करेंगे, दीक्षा प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं, वो टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है। कोई भी टीचर किसी भी राज्य का हो, किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का हो, वो उस पर जा सकता है और अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए खूब ढेर सारा कंटेंट, ढेर सारी आइडियाज, ढेर सारे वीडियोज, वर्कशीट्स ढूंढ सकता है। इस तरह के कई सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं। तो टेक्नोलॉजी में ये पोटेंशियल है कि इसको वो आगे बढ़ा पाए और इस गैप को कम कर पाए। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आगे जब स्कूल खुलेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस उतना ही रहेगा, शायद बहुत कम नहीं। जी सर, टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल तो निभाएगा सर, लेकिन हमारे साथ हमारे केआरपीज भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी आपके सुझाव हम जानना चाहेंगे कि स्पेसिफिक सुझाव समय को देखते हुए आप थोड़ा। जी, अगली स्लाइड पे अगर हम चले वरुण, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी कि ऐसे में टेक्नोलॉजी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसकी बात हमने बार बार कर ली। अब अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें बच्चों तक जुड़ना है, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को कंटिन्यू करना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशंस भी होती है, और वो ये है कि बच्चे जिनका टाइम स्पैन, जिनका अटेंशन का स्पैन पहले ही छोटा होता है, उनके डिस्ट्रैक्शंस खूब होते हैं। और हम जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप टीचर्स हैं, आप जानते हैं कि बच्चे हर 5-10 मिनट के बाद डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्लासरूम में आप उनको कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। फेस टू फेस मेथड में वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास होती हैं वो ऑनलाइन नहीं होती, इसलिए आपको क्रिस्प छोटे छोटे सेशंस विजुअलाइज करने पड़ेंगे, और उसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी चीजें हों जो बच्चे के डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करती, जो उसको अट्रैक्ट करती हो, अगर दूसरे वर्ड में मैं कहूँ तो। और उसके लिए कुछ रेलिवेंट पिक्चर्स, वीडियो, जो मैं डिजिटल कंटेंट की बात कर रहा था, वो हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक लेक्चर मोड में जो हम पहले फेस टू फेस कर लेते थे, वो शायद अभी हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज हमें बिल्ट इन करनी पड़ेंगी अपनी पेडागोजी में, जिसमें हर 5 मिनट के बाद शायद बच्चों के एंड पे उनको कुछ करना हो, रादर देन सिंपली लिसनिंग टू द टीचर, कि वो सिर्फ टीचर बोले जा रहे हैं और वो सुनते रहो। ये शायद हम 2-4 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो बच्चे डिस्कनेक्ट होंगे, मेंटली डिस्ट्रैक्ट होंगे। अगर हम कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ वर्कशीट्स, कुछ असाइनमेंट्स दे रहे हैं, तो उसको हमें अभी बहुत ईजी रखना पड़ेगा। एंड पर्टिकुलरली अगर कोई असेसमेंट या इवैल्यूएशन हम करते हो, तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए रोकना चाहिए। जो भी हमें असेसमेंट करना है सीखने सिखाने को लेकर के, वो अपने सिखाने की प्रोसेस में ही, पेडागोजी में ही उसको बिल्ट इन करके इंटीग्रेट करना चाहिए, जो कि हम पहले से सीसीई के नाम पे या सीसीई के लिए करते आ रहे हैं, वही तरीका हमें अपनाना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि केआरपीज टीचर्स तक अगर पहुंचा सके, और हम डिजिटल टूल्स
में अपनी स्किल्स को थोड़ा डेवलप कर सकें, तो शायद ये जो संकट जिसकी बात हम कर रहे थे उससे लड़ पाएंगे और सफल होके निकल पाएंगे।